आधुनिक काव्य धारा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इकाई 4 आधुनिक काव्य धारा का जो शुरुआत है 1900 से अब तक मानी जाती है। आधुनिक काव्य धारा का जो जनक कहा जाता है वह भारतेंदु जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही आधुनिक काव्यधारा को सुदृढ़ रूप से इसको परिचालित किया। आधुनिक काल में बहुत सी अन्य गद्य विधाओं का जन्म हुआ। सबसे पहले जो आधुनिक काल में भारत की खड़ी बोली का उत्थान हुआ। आधुनिक काल से पहले जो रीतिकाल या भक्ति काल की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा या अवधी भाषा थी, जो कि काव्य की भाषा थी। परंतु 1900 से अब तक का जो समय था, आप 1900 पर गौर कीजिए। इस समय जो भारत है वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी गुलाम था। तो इस काल में भारतेंदु जी ने नवजागरण काल का उदय किया। नवजागरण काल से तात्पर्य है लोगों को जगाना या उनमें नई जागृति उत्पन्न करना। अब उस किस चीज से जगाना? उस समय भारत में लड़ाई अंग्रेजों से पहले नहीं थी, भारत में ही सुधार करना था, लोगों को जगाना था। उस समय लोगों में पाखंडवाद बहुत अधिक था, बहुलता थी, जाति प्रथा थी, विधवा विवाह, बाल विवाह, भूत प्रेत पर विश्वास रखना, यानी ये सब कुरीतियां थी। इन कुरीतियों के रहते भारत अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई नहीं कर सकता था। तो भारतेंदु जी का जो लक्ष्य था, पहले भारत में सुधारवाद का जन्म करना था। अब सुधारवाद के लिए अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाना था। अपनी आवाज जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनता की भाषा में कृति को लाना था। अब भारतेंदु जी ने जो जनता को जगाने का प्रयास किया, वह प्रत्येक भारत के नागरिकों तक तो अपनी जाकर बात नहीं कह सकते थे। तो उसके लिए सबसे पहले मुद्रण का विकास हुआ। मुद्रण अर्थात प्रेस। बहुत सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जिनके माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी और भारतेंदु मंडल के जितने भी सदस्य थे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसके लिए हिंदी भाषा में रचना करना जरूरी था, गद्य की भाषा में रचना करना जरूरी था। इसलिए खड़ी बोली को प्रमुखता दी गई। खड़ी बोली को प्रमुखता देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, इसमें लल्लू लाल जी और सदासुख लाल जी का अहम योगदान रहा। जी का अहम योगदान रहा। यहां पर भारतेंदु जी के प्रयास से भारतेंदु मंडल का गठन हुआ। जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, और अन्य भी शामिल थे। भारतेंदु युग के अंतर्गत गद्य विधाओं का जन्म हुआ, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य की कविताएं, डायरी, यात्रा वृतांत, आदि का जन्म हुआ। इसके बाद जो भारतेंदु युग के बाद जो काल आता है वह था द्विवेदी युग। द्विवेदी जी ने भी भारतेंदु जी के ही कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी गद्य पर अधिक बल दिया, यानी हिंदी साहित्य की जो मुख्य भाषा थी अब वह गद्य हो गई थी। द्विवेदी मंडल बना और यहां पर भी निबंधों की रचना की गई, उपन्यासों की रचना हुई, कहानियों की रचनाएं हुई। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें विद्या सुंदर, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, और भी अन्य रचनाएं की, जिसमें कुछ अनुदित नाटक थे और कुछ मौलिक नाटक थे। अनुदित का अर्थ है अनुवाद नाटक, जैसे अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद करना, बांग्ला के नाटकों का अनुवाद करना, और मौलिक का अर्थ है स्वयं अपनी रचना। तो द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आया। छायावाद में भी स्थूल के पति, सूक्ष्म का विद्रोह, इसमें भी नवजागरण या राष्ट्रीय परक रचनाओं का उल्लेख मिलता है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद,
निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से छायावाद में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की। छायावाद के बाद का जो समय है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, ये सब आपका आधुनिक काव्य, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर चौथी इकाई में हम आधुनिक काल पर भी चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आधुनिक काल के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब अगला हम काव्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपका काव्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। जैसे आपका कबीरदास जी हैं, इनके दोहे आ सकते हैं। इनका प्रसंग कैसे लिखते हैं, आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। कबीरदास जी का जैसे हम दोहा ले लेते, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, तो आपको पहले प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग आपको जैसे आप स्कूल में लिखते थे उससे अलग हटके लिखना होगा। प्रस्तुत काव्यांश आपको कबीरदास जी का परिचय देना है। उसमें प्रस्तुत काव्यांश हिंदी भक्तिकालीन भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी द्वारा अवतरित हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रसंग लिखते हैं तो काफी प्रभावित करेगा। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। प्रसंग व्याख्या का आपका करीब 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी कभी 8 का या 7 का भी पूछ सकते हैं। व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना होगा। विशेष में आप उसके सौंदर्य के बारे में लिख सकते हैं, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है वो लिख सकते हैं, छंद के बारे में लिख सकते हैं, लय के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका काव्य भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके चारों इकाई को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि हमने बीए प्रोग्राम हिंदी ए से संबंधित चारों इकाई पर चर्चा की।
इसमें हमने बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा की। हो सकता है कुछ भाग इसका छूट गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ यदि आप इस लेक्चर को पढ़ लेंगे तो निसंदेह आप पास ज़रूर हो जाएंगे, और अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल जिसका नाम है यू अड्डा, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये लेक्चर सभी एसओएल के विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। और इससे भी अधिक आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.uadda.com। अंत में आप सभी विद्यार्थियों से जो है अलविदा कहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।